पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये मंथली मैगजीन है विजन की, दिसंबर 2023 का इस करंट अफेयर्स की मैगजीन है। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज़ को करते हुए। गाइस, थर्ड टॉपिक जो हमने कल छोड़ा था वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज़ अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसके बारे में गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ने ना इस पर ही असेंट दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले बिल को, और इसमें इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में है, इस बिल में था, और कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ ऑफिस, इस सब के बारे में इसमें डिटेल में लिखा गया है, और इसको असेंट प्रेसिडेंट ने दिया है। ये एक्ट बन चुका है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ फैक्ट्स की डेटा को कि देखो, एक अनूप बरनवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2023 में आया, जिसमें एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो एक कमेटी के तहत सेलेक्ट किए जाएंगे, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर होगा पार्लियामेंट का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। फिर जजमेंट ने बोला कि दिस कमेटी वुड मेक रिकमेंडेशंस देगी, एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट अंटिल पार्लियामेंट, जब तक इसका कोई सेपरेट लॉ एज अ सब्जेक्ट नहीं बनाती है तब तक ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब क्या हुआ, इसने ना इलेक्शन कमिश्नर जो ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस का बिल था, रिप्लेस करा है इसको 1991 वाला, और कुछ नए प्रोविजंस लेकर आया है। समझने की बात यह है इसके एम्स क्या है, किस एम के तहत इस बिल को प्रेजेंट करा और ये एक्ट बना, तो क्या रेगुलेशंस थी, क्या जरूरत थी। सबसे पहले बात थी इस बिल में जो एम रखा गया था वो है अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, एंड कितने टर्म के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो कितने टाइम के रहेंगे, क्या प्रोसीजर होगा इनका बिजनेस करने का, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से ट्रांजैक्ट करेंगे, इसके बारे में इस पूरे बिल में प्रोविजंस बनाए गए हैं। अच्छा, आगे कहता है कि एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में यहाँ बात कर रहा है कि जो सीईसी है या दूसरे जो आपके हैं इसके अंदर अदर जो ईसीज हैं, वो अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, हमने कहा सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन बैठेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। एक ये होती है सिलेक्शन कमेटी के लोग। फिर होता है सर्च कमेटी। सर्च कमेटी का मतलब है एक पैनल बैठेगा 5 व्यक्तियों का, जिसमें कंसिडर किया जाएगा इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, सीईसी और ईसी के बारे में। इसको हेड कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। 2 दूसरे मेंबर्स होंगे तो कम से कम सेक्रेटरी रैंक के नीचे के तो नहीं होने चाहिए, उसके बराबर के कुछ रैंक के होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया सेलेक्ट किया गया है, तो बोला गया है कि वह व्यक्ति जिसने की रैंक ऑफ सेक्रेटरी होल्ड की हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, या इसके बराबर की कोई, या वो व्यक्ति हो जो कि इंटीग्रिटी के मामले में बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, नॉलेज के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में, चाहे मैनेजमेंट का या कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में उसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, वह व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा। फिर बोला गया इनके सैलरी एंड टर्म्स के बारे में। तो याद रखो, इनकी जो सैलरी होती है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको सैलरी पे की जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के अराउंड आपके इक्वल होती है। तो ये याद रखने वाली बात है। इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो सीईसी या ईसी दोनों का ही 6 इयर्स का होता है, फ्रॉम द डेट जब वो ऑफिस एज्यूम करते हैं या उनकी एज 65 इयर्स हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनके टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड हो जाता है। दूसरी बात है, क्या सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो है, क्या उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो आंसर होगा नहीं। सीईसी और दूसरे ईसीज शेल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे कहता है रिमूवल और रेजिग्नेशन से रिलेटेड इनकी बातों को। तो रिमूवल और रेजिग्नेशन में याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड हो सकता है अपने ऑफिस में, वही ग्राउंड जो ग्राउंड होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज के। बताओ क्या होता था ग्राउंड, वो इनकैपेसिटी या मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, उस तरह का अगर कोई कंडक्ट है तो आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी ग्राउंड पर सीईसी को भी रिमूव ऑफिस से किया जा सकता है।
एंड ईसी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। अगर रिकमेंडेशन दे दे सीईसी तो ईसी को करा जा सकता है। ध्यान रखना, सीईसी का रिमूवल बिल्कुल सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी रिमूवल का, जो उनके ऑफिस से अगर उनको रिमूव करना है तो वो आपके सीईसी के रिकमेंडेशन पर ही चलता है। अच्छा, चाहे सीईसी रिजाइन दे या ईसी रिजाइन दे तो उनको किसको लिखना पड़ता है? प्रेसिडेंट को वो लिखते हैं इस बारे में। ठीक है, अब देखो इलेक्शन कमीशन पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में भी टच करते हुए चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आता है अंडर आर्टिकल 324। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम है इंडिया के अंदर यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर इलेक्शंस कराना। ये चाहे इलेक्शंस राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, ये सभी इलेक्शंस को कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। क्या कोई अपॉइंटमेंट रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? हाँ जी, बिल्कुल है। आर्टिकल 324 का सेकंड क्लॉज ही ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो सीईसी और ईसीस को अपॉइंट करे। और इसी के सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है जो टाइम टू टाइम नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अदर देन सीईसी वो अपने इसको फिक्स करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई इस एक्ट में क्या क्या है। अब लेकिन क्या हो रहा है, इस एक्ट से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो कुछ बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो डर लग गया, डर इस बात का लग गया कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की चिंता हो गई हमें। कह रहा कैसे? कह रहा सिलेक्शन कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर गवर्नमेंट के हैं, तो फिर गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इनको चलाएगी अपने हिसाब से, तो ईसीआई की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ गया। कह रहा एक्ट ड्रॉप द सीजीआई फ्रॉम द सिलेक्शन कमीशन, जो आपकी रूल किया गया था अनूप बरनाल केस में, तो आपने तो सीजीआई को भी हटा दिया। तो कह रहा है आपने तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस ही जीत ली। फिर वैकेंसी है सिलेक्शन कमेटी में, ये दूसरा इन पर आरोप है। दूसरा आप कह लो कि इसमें कंसर्न आया है कि एक्ट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अगर वैकेंसी रहेगी या डिफेक्टिंग रहेगी तो कहाँ से? कह रहा देखो, जो पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में वो वैकेंसी है। इफ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है देन कैसे होगा? इस केस में सिलेक्शन कमेटी को कौन एक्सक्लूसिवली रखेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर और सिर्फ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे तो। फिर आपने सर्च कमेटी का रोल ही अंडरमाइन कर दिया। आपने क्या किया, इस एक्ट में सारा सिलेक्शन कमेटी के बियॉन्ड आप जा ही नहीं रहे हो, आपसे सजेशन ले रहे हो सर्च कमेटी से। तो सर्च कमेटी जिसका काम ही स्पेसिफिकली ये था कि वो कैपेबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट को लेकर आए, आपने उनका रोल ही अंडरमाइन कर दिया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लिमिटिंग है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीईसी और ईसी का टू सिविल सर्वेंट या जो एक्सक्लूड कर दिया दूसरे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को फॉर दिस पोस्ट। फिर आपकी जो लैक ऑफ पैरिटी है, यानी कि रिमूव करने का जो तरीका है एग्जिस्टिंग लैक ऑफ पैरिटी में, आपने वो भी अभी ठीक से नहीं करा। फिर आप ना साइलेंट हो एक चीज पर। ओवर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बारे में क्या बोलोगे आप? कह रहा देखो सिमिलर टू 1991 एक्ट, ये एक्ट भी साइलेंट है फर्दर अपॉइंटमेंट के बारे में। तो कहीं भी क्या रिटायरमेंट के बाद जो सीईसी है, ईसी है, वो नहीं कहीं जॉब कर सकते, उसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि देखो जी, बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन की तरफ बढ़ो आप। कह रहा 1990 में 255वीं आपकी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहे 1990 की थी, दोनों में एक बात आपको रिकमेंड करी गई थी कि सिलेक्शन कमेटी में अगर हम किसी सीईसी या ईसी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑपोजिशन का और सीजीआई तीनों होने चाहिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो बैलेंस कॉम्पोजिशन क्यों नहीं है? फिर रिटायरमेंट के बाद भी गोस्वामी कमेटी जो थी 1990 की, उसने रिकमेंड करा था सीओसी और ईसी को कि वो एलिजिबल नहीं है फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इवन। तो आप वो तो कुछ लिखो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तो कम से कम इनका इंडिपेंडेंस वे में हो। तो गोस्वामी कमेटी ने ईसीआई के लिए बोला था कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट तो हो जो ईसीआई की फंक्शनिंग पे ध्यान दे। फिर इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपको देनी ही देनी है जितने भी मेंबर्स हैं। तो कह रहा अगर आप 255वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट उठाओ या आर्टिकल 324 का फिफ्थ क्लॉज उठाओ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को बोला है कि उसका रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा। सीईसी का जैसे रिमूवल प्रोसीजर क्यों नहीं हो सकता? हमने बोला ना सीईसी का रिमूवल प्रोसीजर पे जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, वैसे तो आप दूसरे ईसीज के लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते? तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के ऐसे ऐसे बैलेंस्ड आंसर आपको भी अपने लिखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। अब देखो दूसरा आर्टिकल जो बात करेगा वो बात करेगा आपके प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ये क्यों आया, कैसा था, इस बारे में हम बात करते हैं इस एक्ट के थ्रू। देखो प्रेसिडेंट ने ना
असेंट ग्रांट किया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 के। ये जो बिल है वो क्यों बना? वो कॉलोनियल एरा के जो लॉ था ना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन वाला, उसको रिपील करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 1867 में इससे रिगार्डिंग क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्योंकि देखो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हमें उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी हम उसके डिबेट और एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। जो सबसे पहले याद दिलाता है ये हमें कि 1799 के अंदर अंडर लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप लगता था प्रेस एक्ट पे। कह रहा एक्ट यहाँ पे साइलेंट था प्रेस के लिए। कोई पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन इंडिया में हुआ, कुछ नहीं किया गया, फिर रिट्रैक्ट किया गया लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस की बात यहाँ पर बताई गई कि जो ऑर्डिनेंस है बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे। ड्रैकोनियन मतलब बड़े अजीब से प्रोविजंस थे कि दैट नोबडी कुड स्टार्ट, और वो कुछ लिख ही नहीं सकता उसके बारे में। तो राम मोहन रॉयस का एक आपका, इन्होंने कई सारे पब्लिकेशंस लिखे, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कर ही नहीं सकते। कैसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस है बताओ? आप जर्नलिज्म को बिल्कुल, जितना भी प्रेस के लोग हैं उनको तो आप बिल्कुल हिट कर रहे हो अल्टीमेटली कि आपने कुछ लिखना है। मतलब देखो अल्टीमेटली लिखने से रोकने के लिए तरीके थे ये। और देखो हमारा उस वक्त पूरा हम कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। कह रहा आप उठाओ अब गवर्नर जनरल मैटकैल्फे के ऊपर प्रेस एक्ट ऑफ 1835, एंड दिस एक्ट वाज सीन एज अ रे ऑफ लिबरेशन की तरफ था ये। मैटकैल्फे ने, माना जाता है, आपके पेपर में भी आ सकता है कि मैटकैल्फे को रिस्पेक्टेबल टाइटल मिला था लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। तो ये भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने प्रेस एक्ट हमें 1835 का दिया था गाइस। ठीक है, इनके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? इंडिया के अंदर धीरे धीरे वर्नेकुलर प्रेस यानी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स का चलन भी शुरू हो गया था। ठीक है, 1835 और 1857 अगर आपने पढ़ा है, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है या अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देखोगे इस फेज में बहुत सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स निकलने लग गए थे। अब लाइसेंसिंग एक्ट समझो 1857 का, तो रिवोल्ट हुआ 1857 में। अब एक्ट मर्ज हुआ, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस फिर से इम्पोज कर दिए गए। फिर 1867 में जॉन लॉरेंस आए, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि हर आर्टिकल को प्रिंट कराने से पहले नेम ऑफ प्रिंटर, पब्लिशर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मोटिव क्या था? कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रेस, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स। फर्दर अमेंडमेंट आई, कई बार आई, बहुत कॉम्प्लेक्स आई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो कह रहा है कि क्या आज क्या ऐसी जरूरत है कि क्यों हमें नया लॉ लाने की जरूरत है? कह रहा है क्योंकि कम्बरसम है, बहुत ही हलचल है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन डन करने के लिए, डिले है मल्टीपल लेवल्स पर। उसके बाद जो आपके पीआरबी एक्ट है वो बिल्कुल भी चेंजिंग मीडिया के थ्रू नहीं चल पा रहे हैं, पेनाल्टी को कम्प्लीटली अलाइन विद द इथॉस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। वो सब करने के लिए उस वक्त लॉस को नया लेकर आया जाना चाहिए, है ना? तो ऐसी बातें निकल कर आई, ऐसी बातें निकल कर आई, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पीआरपी एक्ट लाया गया है और इसका सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट मिलेगा डिजिटलाइजेशन के लिए। इस एक्ट में टाइटल रजिस्ट्रेशन, पीरियोडिकल सैंपल्स का प्रोसेस अलॉटमेंट साइमल्टेनियसली चलेगा। फास्ट ट्रैकिंग होगा प्रोसेस ताकि इंश्योर किया जा सके पब्लिशर को दिक्कत ना आए। टाइटल वेरिफिकेशन और ये सबको कंबाइन करके सिंगल स्टेप में रजिस्ट्रेशन के अंदर ही हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन हम क्यों चाहते हैं? हम नहीं चाहते कॉलोनियल लेगेसी के साथ चलें, हम चाहते हैं डीक्रिमिनलाइज करें ऑल वायलेशंस अंडर द ओल्ड वन। क्लैरिटी रखवाने के लिए कराया गया है ये। तो इस एक्ट का सीधा सा मतलब है कि हम क्या चाहते हैं? फ्री प्रेस, हम चाहते हैं मीडिया की फ्रीडम बढ़े, हम चाहते हैं डिजिटल गवर्नेंस बढ़े। हमारा एम्फोसिस है कि हम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की तरफ बढ़ें ताकि हमारा T3 हो पाए, दैट इज ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। ठीक है, अब आज का हम इस वीडियो के तहत हम फिफ्थ टॉपिक कर रहे हैं गाइस। उसके बाद टॉपिक्स हम कल वाले वीडियो सेशन में करेंगे। आज इसमें हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023। बहुत सारे इस बार एक्ट को क्रिएट करा गया है क्योंकि विंटर सेशन था, दिसंबर की मैगजीन हम कर ही रहे हैं तो इसीलिए। अच्छा, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया टेलीकॉम बिल 2023, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्योंकि 138 ईयर्स हो गए थे उसको, बहुत पुराना हो गया था। तो रेगुलेट करना था टेलीकम्युनिकेशंस को, नए 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 लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने थे, तो हमने इसको रेगुलेट करा, अमेंडमेंट करी। अमेंडमेंट्स भी आई थी, इस बार हमने सोचा कि भी रिप्लेस ही कर देते हैं। अब टेलीकॉम रेगुलेशन इंडिया में देखो इस तरह से चला है, ये एक टाइमलाइन बता रखी है कि पहले इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया, फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आया, फिर एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ, फिर टीआरआई स्टेब्लिश किया गया 1997 में। ये ध्यान रखना, टीआरआई का ना बच्चे फुल फॉर्म भी भूल जाते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
1997 में आई थी। 2000 में हमने आईटी एक्ट क्रिएट करा। ये हमने जैसे जैसे हमारा रिवोल्यूशन होता रहा वैसे वैसे हम चेंजेस लेकर आते गए। स्पेसिफाइड पर्पस देखो किसी भी हम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में क्यों जाते हैं, अल्टीमेटली यही सब हमारे पर्पस होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग अच्छी हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई सर्विस, ये सब अच्छा करने के लिए देखो ये सब किया जाता है। अब समझने की बात है इसमें एक्ट में क्या क्या करा गया है वो भी समझ लो। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को डन किया गया है। ठीक है, टीआरआई की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। इसमें एटलीस्ट 30% होंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज अ चेयरपर्सन, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज अ मेंबर। इसमें एजुडिकेटिंग ऑफिसर को बिठाया गया है ताकि वो कोई भी अभी अपील आ रही है, कमेटी के अगेंस्ट आ रही है, या कोई आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करा है, ठीक है, वो सब विद इन 30 डेज उसको खत्म करना है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें मेजर्स लगाए हैं कि यूजर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। राइट टू ऑफ वे है। राइट ऑफ वे मतलब क्या है, इसमें कुछ कुछ ऐसी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटीज को क्रिएट करा गया है जो आपकी फैसिलिटेट करेंगी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्डिंग्स को। ठीक है, ओटीटी में रेगुलेशन की बात की गई है। कुछ दूसरे दूसरे प्रोविजंस लगाए गए थे। डिजिटल भारतीय निधि, यानी कि इसमें बिल रीनेम करा गया, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को ऐसा बोला गया है डिजिटल भारतीय निधि। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो ये सब करा तो क्या है, लेकिन कुछ कह रहे हैं भैया इसमें भी कुछ लूप होल हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। पहली दिक्कत बताई गई है प्राइवेसी कंसर्न। कह रहा देखो आपने कहा आप इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग कराओगे मैसेजेस की ताकि मिसयूज ना हो, आपने प्रोविजन डाला है। कह रहा इससे तो आप डेटा लीकेज कर रहे हो, अल्टीमेटली आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराओगे यूजर्स की, जो हो सकता है आप उनकी फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी को हनन कर दे। आप बात समझ रहे हो? तो एक ये प्रॉब्लम आ गई। सेकंड प्रॉब्लम है डेफिनेशंस की क्लैरिटी नहीं है। आपने टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज को ब्रॉड एंड ओपन छोड़ा हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन दुनिया अलग अलग तरीके से लगा सकती है, जिसमें टेक इट्स एम्बेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप एज वेल। आपने ठीक से डेफिनेशन नहीं ठीक से लिखी है, जिससे लोगों को एक्ट समझ ही नहीं आएगा। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने ऐड करा है, कुछ मॉडिफाई करा है, कुछ ऑफेंसेस को हटाया है थर्ड शेड्यूल से एक्ट के नोटिफिकेशन में। इस पर डिबेट होनी चाहिए। इट हैज बीन डिबेटेड सच चेंजेस शुड ओनली बी थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आपने ये कैसे कर दिया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैसे कर दिया आपने? फिर कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है कि इस एक्ट ने स्ट्रेंथन तो करी है कुछ चीज़ें, कि भाई सेवरल इशू टेलीकॉम सेक्टर के, जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन के इश्यूज को कम करा है, खत्म करा है। फर्दर रिस्टोर करा है कि इसका टेलीकॉम है सेक्टर का हेल्थ सुधरे, इसका एप्रीहेंशन सुधरे। कई सारे मल्टी स्टेक होल्डर्स को बुलाया है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से हो पाए। लेकिन इसमें ये जो लूप होल्स अगर हम हटा देंगे तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी इन्होंने क्या करा है ना, स्पेक्ट्रम इन्होंने लगाया है। स्पेक्ट्रम का लगाने का मकसद ही यही होता है गाइस। स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के लिए लगाने का मतलब यही होता है, आप चाहते हो कि स्पेसिफाइड यूजेस हो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर इस चीज़ के। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे किया ही जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा गाइस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि कल की वीडियो में करेंगे। तो आप इसी तरह से इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक की गाइस अपनी इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी टॉपिक को अंडरमाइन ना करें उसको बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। मैं देखती हूँ लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आता, मतलब इतनी भी ठंड नहीं होनी चाहिए यार कि आप लाइक ही नहीं मार पा रहे हो। So be aware about the same and do share among your friends. Thank you so much. Have a nice day to all.